जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। तो चलिए हम एग्जाम में जो बार बार जो पूछता है क्वेश्चन, उस कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में इसमें से जो भी क्वेश्चन ली है इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। इसीलिए आप क्लास को पूरा देखिए और पूरा देखिएगा तो आपको फायदा ही होगा। और बार बार आप नया नया क्लास देखना चाहते हैं, हर चीज हर टॉपिक पर क्लास देखना चाहते हैं तो फ्री में आपके इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, तो आप आराम से देख लीजिएगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो महात्मा बुद्ध के बारे में हम और भी जो फैक्ट होगा महत्वपूर्ण उस सबको भी डिस्कस करेंगे। उस प्रकार से इसमें जो भी क्वेश्चन है उस सभी का जो महत्वपूर्ण फैक्ट भी होगा उस सब फैक्ट को भी हम देखेंगे। तो चलिए महात्मा बुद्ध से पूछा है कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी आपके बोध गया में। कहाँ हुआ था? तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बोध गया में हुआ था इनके पीपल के वृक्ष के नीचे फाल्गु नदी के किनारे। नदी का नाम क्या था? तो फाल्गु नदी पूछेगा। वही पूछेगा महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम क्या है। तो बचपन में पहले इनको सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था। किस नाम से? तो सिद्धार्थ के नाम से इनको पहले जाना जाता था। सिद्धार्थ, जैसे पहले आप कहानी पढ़े होंगे सिद्धार्थ हंस वाला जो कहानी था, उसमें जो सिद्धार्थ है वही महात्मा बुद्ध का ही था, वो बचपन का, जिसमें सिद्धार्थ नाम से कहा गया। तो सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम है। वही बाद में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद इनका नाम क्या हो गया? तो महात्मा बुद्ध पड़ गया। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किन्होंने? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद अगला प्रश्न है आपकी पंजाब की भाषा की लिपि क्या है? तो पंजाबी जिस भाषा में पढ़ते लिखते हैं उसका लिपि क्या है, ये पूछ रहा है। तो पंजाबी की है लिपि गुरुमुखी लिपि। क्या है? तो गुरुमुखी लिपि। चूंकि सिखों के 10 गुरु जो थे उन्हीं लोग का वाणी क्या है, किस लिपि में है? तो गुरु का लिपि जो है गुरुमुखी लिपि में लिखा हुआ है। इसीलिए सिख पंजाब में ज्यादा सिख है, तो इसीलिए पंजाबी की लिपि क्या है आपके? गुरुमुखी लिपि है। गुरु के मुख से जो लिखा है उसी लिपि को गुरुमुखी लिपि कहा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा क्या है? तो भारत का भूगोल देखिएगा, भूगोल। तो भारत में मुख्य भूमि ये सब है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो किनारा है यहाँ पे वो हो जाता है आपके कन्याकुमारी। कौन होता है? तो कन्याकुमारी होता है। वही अगर ऐसे पूछेगा कि भारत के दक्षिणतम पॉइंट क्या है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है आपका, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है। क्या है नाम उसका? इंदिरा पॉइंट है। लेकिन मुख्य भूमि का पूछेगा दक्षिणतम किनारा तो कौन है? कन्याकुमारी हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो सूर्योदय सबसे पहले भारत में कहाँ होगा? तो पूरब में होगा। जाहिर सी बात है पूरब में। तो भारत के पूरब में इधर नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर जो है 7 गो राज्य है, उसमें सबसे पहले यहाँ पर जो राज्य पड़ता है वो है आपके अरुणाचल प्रदेश। तो सूरज का रोशनी इधर से एंटर करेगा तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही सूरज की रोशनी दिखाई देगा। तो इसीलिए सूर्योदय कहाँ होता है सबसे पहले भारत में? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इंसुलिन का प्रयोग होता है। तो इंसुलिन का प्रयोग होता है मधुमेह रोगी को। किस चीज में? तो मधुमेह रोगी। अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज रोगी से परेशान है तो उसको क्या किया जाता है? इंसुलिन का दवा दिया जाता है ताकि उसका डायबिटीज कम होगा तो मधुमेह रोग से वो मुक्त हो जाएगा। तो इंसुलिन का प्रयोग किस रोग में होता है? तो मधुमेह में। मधुमेह या इसी को चीनी रोग कहेगा या डायबिटीज कहेगा, तीनों का नाम एक ही है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का त्योहार है? तो बिहू जो है ये आपके असम का त्योहार है। किसका है? तो असम का त्योहार है, असम का। उसके बाद अगला है कि अमले में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन रहता है? तो अमला में जो सबसे ज्यादा जो विटामिन मौजूद रहता है वो होता है आपके विटामिन सी। विटामिन सी का ही रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है नाम इसका रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो ये देखिए प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है। तब
प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा आपके विलियम बेटिक हो जाता है। कौन होता है प्रथम गवर्नर जनरल? तो विलियम बेटिक, याद रखिएगा। और वही अगर पूछे कि भारत के प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाता है। जब 1857 में सिपाही विद्रोह जो होता है, जो क्रांति जो होता है, उसमें तो सभी वर्ग शामिल थे, लेकिन सिपाही की भूमिका थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि उसने शुरू किया था उन्होंने, इसीलिए इसको सिपाही विद्रोह भी नाम कहा जाता है। तो ये क्या हुआ कि उसके बाद जो लॉर्ड कैनिंग था वो 1758 ईस्वी में ही वहां गवर्नर जनरल के पद पर था। तो उस 1757 की क्रांति के बाद वहां से शासन व्यवस्था डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन से होने लगा, इंग्लैंड से ही होने लगा। तो इसीलिए वो ब्रिटिश का क्या बन गया, वायसराय बन गए। तो इस प्रकार प्रथम वायसराय अगर पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो विलियम बेटिंग है। कौन है गवर्नर जनरल? तो विलियम बेटिंग है आपके। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो कागज का आविष्कार जो है वो सबसे पहले हुआ था आपके कहाँ पे? तो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था सबसे पहले कागज का आविष्कार। उसके बाद अगला प्रश्न है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो होता है ये आपके आंख से जैसे जो नहिस दिखने लगता है, तो उसमें होता है विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी रोग। कौन सा विटामिन के कारण? ए की कमी के कारण। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। इसके कारण से रतौंधी जैसी रोग हो जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पोंगल कहाँ का त्योहार है? तो पोंगल जो है ये त्योहार है कहाँ का? तो यह है तमिलनाडु का त्योहार। पोंगल कहाँ का त्योहार है? तो तमिलनाडु का है, तमिलनाडु। उसके बाद अगला प्रश्न है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जो है वो किए थे जे.एल. बेयर्ड ने। किसने किया था? तो जे.एल. बेयर्ड। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम महिला शासिका कौन है? तो भारत जो है उसमें प्रथम जो शासिका बनी थी वो महिला, उसका नाम क्या था? तो उस महिला का नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था? रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। अगर रजिया सुल्तान महिला न होती तो ये अपना शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छे ढंग से करती। ये 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी, लेकिन 1240 ईस्वी में ही इसको हटा दिया गया। तो यही रजिया सुल्तान जो है ये भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मछली कैसे सांस लेती है? तो मछली जो है वो गलफारा के माध्यम से सांस लेती है। मछली में आप देखिए कि यहाँ पर रहता है दो गलफारा, एक इधर एक इधर, तो इसके माध्यम से वो पानी में सांस लेती है गलफारा के माध्यम से। जबकि वही केचुआ जो होता है वो त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। तो केचुआ मतलब जो किसान के खेत में किसान का मित्र कहा जाता है केचुआ, जिसको आंख नहीं होता है। केचुआ का क्या होता है? आंख ना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, पूछेगा आपको कि इनमें से किस जानवर में आंख नहीं होता है, तो ये होता है केचुआ को। केचुआ क्या करता है खेत में, देखिएगा कि अंदर के मिट्टी को कोर कोर के ऊपर कर देता है, और फिर ऊपर के मिट्टी नीचे आ गया, तो इस प्रकार से खेतों का जोताई हो जाता है। इसीलिए केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। वही केचुआ सांस किससे लेता है? तो त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा आपके भगत सिंह दिए थे। कौन दिए थे? तो भगत सिंह दिए थे इनका नारा, भगत सिंह। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपके 13 अप्रैल 1919 में। कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद यही इनका देखे कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने ये नारा दिया था, लेकिन लिखे कोई और थे। मोहम्मद इकबाल ने इनकलाब जिंदाबाद लिखा था, लेकिन इसका नारा कौन दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था सबसे पहले। भगत सिंह को ही शहीद आजम कहा जाता है। इनका उपाधि है कौन सा? शहीद आजम की। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लीजिए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड एक पंजाब के अमृतसर में एक जलियांवाला बाग स्थान है। वहां पे अंग्रेजी का जो गवर्नर जो था वो जनरल ओडायर था। ओडायर ने एक सभा बुलाए हुए थे, उस सभा में अंधाधुंध गोली फायरिंग करवा दिया, जिसके कारण से बहुत से भारतीयों का देहांत हो गया था। इसीलिए ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का कारण क्या था? ये रॉलेट एक्ट का था। इसका अगर आप पूरा डिटेल जानना चाहेंगे तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है क्लास, हम करा दिए बहुत अच्छा से थ्योरी, उसमें आप इसका एक एक डिटेल आप जान लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस किस दल का गठन किए थे?
तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो पहले कांग्रेस में सम्मिलित थे। तो कांग्रेस में सम्मिलित थे, तो जब चुनाव हुआ कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का, तो इनके एक प्रतिद्वंदी थे पट्टाभी सीतारमैया, और ये थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जीत गए और ये कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। तो इससे महात्मा गांधी जी यार क्या हो गया, बहुत ही असंतोष हो गए, संतुष्ट नहीं थे कि ये, वो नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस बने, बल्कि वो चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया बने। तो इसीलिए ये असंतोष थे। तो इनको भी लग रहा था कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो हमसे संतुष्ट नहीं है, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग हो गए और 1939 ईस्वी में क्या किए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए। कब? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल का गठन किया। ये एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए थोड़ा आपको इसकी कहानी हम बता दिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से आपको लाला लाजपत राय को जाना जाता है, क्योंकि लाला लाजपत राय जो है ये पंजाब का शेर है। क्यों पंजाब का शेर? अब ये क्यों है? तो जब सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जब आया था भारत में, तो सन 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक का नारा दिए थे कि साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। तो साइमन का विरोध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन में जो भी था कानून बनाने के लिए जो आया था वो सभी थे अंग्रेज, इसीलिए इसका ये कर रहे थे विरोध। तो जब ये विरोध कर रहे थे तो अंग्रेजों ने इन पर लाठी चार्ज करवाया और इनको लाठी से बहुत मरवाया, जिसके कारण बाद में चल करके इनका मृत्यु भी हो गया। तो इसीलिए लाला लाजपत राय ने ही क्या किए थे कि एक नारा दिए थे कि साइमन वापस जाओ। ये नारा पूछेगा तो भी लाला लाजपत राय का, वही इनको जो लाठी से मारा था, इसीलिए इन्होंने कहे थे कि मेरे सर पर लगी हुई लाठी की एक एक चोट अंग्रेजी साम्राज्य की ताबूत का कील साबित होगा। ताबूत मतलब होता है कि उसका जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो जिसमें रखता है उसको ताबूत कहा जाता है, तो उसी का कील साबित होगा, ये लाला लाजपत राय कहे थे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सैंडर्स की हत्या किसने किया था? तो सैंडर्स की हत्या आपके भगत सिंह ने किए थे। सैंडर्स की हत्या कौन किए थे? तो भगत सिंह किए थे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश के 1857 के विद्रोह में पहला बलिदान किसने दिया था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें पहला बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने, मंगल पांडे। ये इसका कारण क्या था कि चर्बी वाला एक कारतूस था, जो राइफल था इनफील्ड राइफल, उसमें चर्बी वाला कारतूस लगता था, जो गाय और सुअर के जो चर्बी होता था उससे बना करके उसमें भरा जाता था। तो इसीलिए इसका विरोध कर दिए कौन आपके? तो मंगल पांडे, सैनिक छावनी जो 34वीं बटालियन का तो सदस्य सैनिक थे। तो ये इन्होंने विरोध कर दिए। तो इसके लिए क्या किया अंग्रेजों ने? इनको फांसी पर चढ़वा दिया। तो फांसी पर चढ़वा दिया था। इस प्रकार से ये सबसे पहला बलिदान देने वाले बने थे 1857 की क्रांति में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो बनी थी वो बनी थी सरोजनी नायडू। कौन बनी थी? तो सरोजनी नायडू बनी थी भारत के प्रथम महिला राज्यपाल, जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनी थी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि गिद्धा और भांगड़ा, गिद्धा और भांगड़ा जो है ये नृत्य है, ये कहाँ का नृत्य है? तो जैसे पंजाब में देखते हैं कि एक नृत्य चलता है भांगड़ा, जिसे गाना देखते गाँव में बजाता है, भांगड़ा बजवाता है साउंडर पर, तो वही जो भांगड़ा का जो सॉन्ग है वह कहाँ का है? तो पंजाब का है मूल रूप से, लेकिन उसका विस्तार जो है अपना इस सब क्षेत्र में अपना बजाता है, मानता है, तो वही हो गया भांगड़ा। तो भांगड़ा कहाँ बजता है? तो मुख्य रूप से लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये है पंजाब का। और वही गिद्धा है, गिद्धा और भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये दोनों पंजाब का है। तो इस प्रकार से आप इसका हर क्वेश्चन को डिटेल में समझ रहे हैं। तो हम हर क्वेश्चन को आपको विशेष रूप से पूरे व्याख्या के साथ बताएंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में। आज